अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चंस मैथ 202 लेक्चर नंबर 23। इसमें पहले रिवीजन करने लगे हैं और रिवीजन करने लगे हैं कि जब आपके पास जो सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन होती है जिसके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होते हैं, ये लिखा हुआ है और इसमें पहले आप देख लें ये एरो से, ये है जी सेकंड ऑर्डर। यहाँ पे देख लें डबल डेरिवेटिव है, फिर लीनियर है, रिकॉल कर लें हर डेरिवेटिव की पावर 1 है, इस डेरिवेटिव की पावर 1, इस डेरिवेटिव की पावर 1, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी पावर 1, ना डिपेंडेंट वेरिएबल अपने आप से मल्टीप्लाइड है, ना या अपने डेरिवेटिव से मल्टीप्लाइड है, ना डेरिवेटिव डेरिवेटिव से मल्टीप्लाइड है। और उसके बाद उसने कहा हुआ है होमोजेनियस। वैसे तो ये जी राइट साइड पे जीरो है, लेकिन ऐसी टर्म जीरो है जो स्ट्रिक्टली एक्स का फंक्शन है, मतलब कि वो टर्म में मौजूद हैं जिनमें या तो वाई खुद है या उसका डेरिवेटिव है। कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वो ये सिलसिला है, ए नॉट इज कांस्टेंट, ए वन इज कांस्टेंट, ए टू इज कांस्टेंट। यहाँ पे देख लें एरो लगा हुआ है और यहाँ पे नोटेशन जो वाई डैश वाई डबल डैश की है वो ये लिखी हुई है, वाई डबल डैश है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर और वाई डैश है डी वाई डी एक्स। अब बेशक ये चीज़ें पहले बताऊँ लेकिन रिवाइज करनी बेहतर ही होती हैं। अब अस्यूम हम क्या करते थे, इसमें हम करते थे जी वाई इज इक्वल टू ई पावर एम एक्स, ऑक्सिलरी क्वेश्चन बनाते थे, बेशक उसके रियल रूट्स हों या डिस्टिंक्ट हों, रियल रूट्स हों या रिपीटेड हों या कॉम्प्लेक्स हों, ये तीन ही थे ना। तो फिर हम क्या करते थे, हम सपोज करते थे कि ये इसका सोल्यूशन है और ऑक्सिलरी क्वेश्चन जो थी ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वन की कैसे आती थी, ये तो डायरेक्ट लिखी हुई है, आती कैसे थी, इस तरह आती थी। मतलब इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते थे, ये देखें डबल डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे देख लें जब दो बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ई पावर एम एक्स इंटू एम स्क्वायर होगा, एक बार करेंगे तो ई पावर एम एक्स इंटू एम होगा। अब ये चीज़ें कई बार रिपीट हो चुकी हैं इसलिए मैं ज़रा थोड़ा स्पीड पे जा रहा हूँ। और फिर यहाँ पे ई पावर एम एक्स ही है जो कि हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था, ई पावर एम एक्स क्योंकि नॉन जीरो था, बाकी टर्म जो जीरो थी वो ये थी, ये तो मैंने जुबानी बोला। अब देखें इस तरह से हो जाना चाहिए आपका भी, क्योंकि ये रिपीट काफ़ी बार हो गया, वैसे आगे बताया हुआ है, ये देख लें। इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे एम स्क्वायर आ जाएगा, ई पावर एम एक्स बार लिखा हुआ है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एम आ जाएगा, ई पावर एम एक्स बार लिखा हुआ है। इस केस में तो था ही ई पावर एम एक्स बाहर लिखा हुआ है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जब जीरो था और ये हमें मालूम था कि ई पावर एम एक्स तो ये जीरो के बराबर नहीं होता फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ एम एंड एक्स, तो यहाँ पे सीधी सी बात है फिर ये वाली चीज जीरो के बराबर है। इसी को कहते थे जी ऑक्सिलरी इक्वेशन, और किसकी, ये या ये इस वाली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। रिवीजन अभी जारी है। वो कहता है 3 ways to write the complementary function of a second order linear homogeneous ordinary differential equation with constant coefficients. There are 3 ways. और कौन से 3 ways हैं? When the auxiliary equation has real and distinct roots, यानी कि रिपीट नहीं हो रहे, सपोज करें m1 m2 है और m1 is not equal to m2 है, ये ले, ये मतलब है ना, नॉट रिपीटेड या डिस्टिंक्ट। और जब ये सिचुएशन हो जाती है तो जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है इस तरह से लिखा जाता है। मतलब कि यहाँ पे देख लें एक्सपोनेंशियल की पावर में यही वाला m1 भी जा रहा होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर में m2 भी जा रहा होता है, दोनों को x से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। ये तो मैंने तेजी में बोल दिया, ये हुआ है पहले। ये लीजिए रेफरेंस, डिटेल इसकी आपके पास लेक्चर नंबर 19 में है, पूरी डिटेल है कि ये कैसे आया था। फिर आपके पास था कि रियल रूट्स तो हैं लेकिन रिपीटेड है, ठीक है, डिस्टिंक्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है, रियल और रिपीटेड रूट्स हैं। ये m1 m2 है लेकिन दोनों बराबर है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा, ये होगा। उसमें जारी बात है एक्सपोनेंशियल की पावर में यहाँ तो m1 m2 अलग लगा रहा था ना, यहाँ तो एक बार ही आएगा। और यहाँ पे हमने कहा था दो कांस्टेंट्स ऐड करेंगे, एक के साथ x आएगा। अब तो मैं वो तरीका बता रहा हूँ कि चलो जी इस तरह ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट आए तो यूं लिख लो, फिर यूं आए तो यूं लिख लो, लेकिन ये डिटेल मैंने सारी कराई हुई है। ये ले रेफरेंस अब अंदर ही है, लेक्चर 21 में इसकी डिटेल थी। ये एग्जाम के पॉइंट से बताया कि बेशक वो आप डायरेक्ट सोल्यूशन लिख सकते हैं लेकिन आपको लॉजिक पता होनी चाहिए। इसी तरह से था जी ऑक्सिलरी क्वेश्चन के कॉम्प्लेक्स रूट्स हों, ये लेक्चर 22 का सिलसिला था। ये m1 m2 आपके पास a प्लस माइनस आयोटा b आयोटा रूट -1, तो फिर किस तरह से लिखी जाएगी, सोल्यूशन किस तरह से लिखा जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास जो है ये बनेगा, ये है सोल्यूशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ये जो आपके पास रियल वाला है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के पावर में आता है, a इंटू एक्स आता है। ये वाला जो आपके पास आता है प्लस माइनस आयोटा छोड़ के जो बच जाता है b, वो एंगल के अंदर आ रहा होता है, और एक के साथ a को साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे के साथ b कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, a और b कांस्टेंट्स हैं। ये तरीका होता है जब आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हो। ये है जी लेक्चर 22, ये होगी रिवीजन। इसके बाद आपके पास आ गया फिफ्थ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। इससे रेलेवेंट तो मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन आपको दिया ही था, ये देख लें, ये आपके पास देख लें होमोजेनियस इक्वेशन है और इसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं। यहाँ पे देख लें, इसमें क्योंकि अब आपने
कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं तो आपके पास दो इनिशियल कंडीशन। अच्छा ये ध्यान से देखें, अभी थोड़ी देर में इसका जिक्र होगा। इनिशियल कंडीशन रिकॉल करें, जहां भी मैंने कराई थी, रेफरेंस आगे इसी लेक्चर में आ रहा है, शायद लेक्चर 6 था, उसके अंदर हमने कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू दी होती है वो एट ओनली वन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये देख लें, x इक्वल टू 0 पे ही y की वैल्यू दी हुई है, x इक्वल टू 0 पे ही उसके डेरिवेटिव की वैल्यू दी हुई है। इनिशियल ये वैल्यू प्रॉब्लम होती है, इनिशियल कंडीशन होती है। ये है वो क्वेश्चन जो मैंने आपको ग्रेडेड असाइनमेंट दिया था, और मैं वही कहता हूँ कि जो लोग करेंगे ना ये वाली असाइनमेंट उनको फायदा होगा। ग्रेडेड असाइनमेंट दिया था, यहाँ तक हम पहुंचे नहीं थे, तो ये वो वाला क्वेश्चन, ये तो आपने पहले किया। इसी तरह से फिर ये वाला भी क्वेश्चन है, फिर ये वाला भी है। अब इसमें सारे कवर होंगे, रिपीटेड रूट्स वाले भी, डिस्टिंक्ट वाले भी, कॉम्प्लेक्स वाले भी। अलबत्ता एक चीज़ देख लें, इसमें थर्ड ऑर्डर भी है। इसमें सिर्फ इशू ये होता है कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो क्यूबिक बनती है, उसको सॉल्व करने का इशू होता है। कई तरीके हैं, दिमाग में आता है, अच्छे से सिंथेटिक डिवीजन करें, कुछ और करें, अगर कोई कॉमन फैक्टर बाहर आ जाए तो दूसरा फैक्टर फिर क्वाड्रेटिक होगा, मैं तो उसको प्रेफर करता हूँ। तो इसमें सिर्फ ये है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है सॉल्व कैसे करनी है, और यहाँ पे आपके पास अगर क्यूबिक हो तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हो जाती है क्यूबिक भी सॉल्व। तो इसको पहले खुद ट्राई कीजिएगा, और वैसे मैंने की हुई है, मैं क्लास में होता तो मैं करके भी दिखा देता, मैंने की हुई है आपके सॉल्यूशंस में, लेकिन पहले खुद ट्राई कीजिएगा। ये दोनों क्यूबिक हैं, ये इसलिए भी कि आपको कॉन्फिडेंस आया कि अगर आपको सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस सॉल्व करनी आती है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर वही मेथड ही एक्सटेंड होता है। सिर्फ ये होता है जी कि इसमें थर्ड पावर वाली बन जाएगी आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसमें फोर्थ की बन जाएगी। ये तो वैसे देखें इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं है। m टू द पावर 4 माइनस m टू द पावर 3 इज इक्वल टू 0। m क्यूब तो आपके पास आ जाएगा कॉमन, तो अंदर आ जाएगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो मैंने फटाफट ही बोल दिया, m आ जाएगा 0 0 0 1। अब इसको कैसे लिखना है ये सोचिएगा, ये मैं नहीं बता रहा, ये मैं जरा आगे निकल गया। जो बताने वाली चीज़ है वो ये है, इसको आप जरा ध्यान से देखें। इधर 4 कांस्टेंट आएंगे, ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर जो आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे सोल्यूशन में वो 3 आएंगे, क्योंकि ये क्यूबिक है, इसमें 4 आएंगे। उन चारों को निकालने के लिए 4 कंडीशंस भी चाहिए। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें, y की वैल्यू आपके पास 0 पे दी हुई है, उसके डेरिवेटिव की भी 0 पे दी हुई है, लेकिन डबल डेरिवेटिव की 1 पे दी हुई है, ट्रिपल डेरिवेटिव की 1 पे दी हुई है। ये जो मैं कह रहा था ना, डेरिवेटिव की आपके पास 0 पे दी हुई है, पहले डेरिवेटिव की, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव 1 पे दी हुई है। अब ये भी एक चीज़ है, अभी मैं आगे बताने लगा हूँ। यहाँ पे आप कहेंगे ये तो जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इससे एक से ज़्यादा वैल्यूज आ गई, यहाँ पे 0 पे भी दे रहे हैं 1 पे, इसको इनिशियल कंडीशन नहीं कहते, इसको कहते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। यही डिस्कस करना था, और इन्हीं क्वेश्चंस का ही रेफरेंस देके मैं डिस्कस करूंगा। ये लें जी, दोबारा रिकॉल हो रहा है लेक्चर नंबर 6। यही मैंने कहा था ना, यहाँ पे था इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है। द कंडीशंस व्हिच आर इंडिकेटेड एट वन पॉइंट आर इनिशियल कंडीशंस। वन पॉइंट से क्या मुराद है, यहाँ पढ़ लें, एट वन पॉइंट वी मीन एट द वन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि y इज द फंक्शन ऑफ x, तो x की बात कर रहा है। The solution of the first order ordinary differential equation contains only one arbitrary constant। ये तो अब टिप्स पे होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर में तो आता ही एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि तो एक इनिशियल कंडीशन ही हमें जरूरत है, एक इनिशियल कंडीशन की जरूरत है। बट द सोल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स टू आर्बिट्री कांस्टेंट। ये तो आपने देख भी लिया है, इस लेक्चर में भी देखा है, पिछले में भी देखा है, उससे पिछले में भी देखा है, उससे पिछले में भी देखा है, और शायद उससे पिछले में भी देखा है। इतना लंबा हमने देख लिया है कि सेकंड ऑर्डर जब लीनियर होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स आप सॉल्व करते हैं, उसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स आ रहे होते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मैंने बोल दिया, और नहीं भी होंगे तब भी तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट डेफिनेटली आएंगे। और वो कहता है देयरफॉर टू इनिशियल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। तो ये जो दो इनिशियल कंडीशंस हैं, अब देख लें, अभी जो आपने फिफ्थ सेट ऑफ प्रॉब्लम देखा ये थी ना उसके अंदर, इसलिए यहाँ पे दो दी हुई है, क्योंकि कांस्टेंट तो थे। इनिशियल क्यों है कि यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू एक ही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू एक ही है और 0 है। Here the value of y and its derivative are given at one point. Here the value of y and its derivative are given at one point. ये आपके पास है, ये चीज आपके पास आ रही है, ये वाली चीज आपके पास आ रही है, ये वाली चीज आ रही है। कहता है वैल्यू ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें, और गिवन एट वन पॉइंट x इक्वल टू 0। इसलिए ये क्या होगी, ये होगी इनिशियल कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे आया था एंड वन पॉइंट वी मीन वन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिकेटेड एट वन पॉइंट, और वो आपके पास होती है इनिशियल कंडीशन। वन पॉइंट से मुराद एट वन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जरा आ गई बात बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की। वो कहता है कंडीशंस व्हिच आर इंडिकेटेड एट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये दो डिफरेंट होगी। अब दिमाग में आ सकता है भाई दो ही हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन वो फिर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी, जरूरी नहीं कि बस दो ही हो, ज्यादा भी हो सकती हैं। अब वो कहता है सी प्रॉब्लम 8 इन फिफ्थ सेट गिवन बाय व्हाट। ये है जी, यही था ना, इसमें चार कंडीशंस थी कि नहीं थी। इसमें देख लें, पहली दो x इक्वल टू 0 पे हैं, अगली दो x इक्वल टू 1 पे हैं, तो 1 0 के बराबर तो नहीं है, दो डिफरेंट होगी ना वैल्यूज इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। हियर द वैल्यू ऑफ y एंड इट्स फॉर डेरिवेटिव
एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव आर गिवन एट x इक्वल टू 0। ये देख लें, कह रहा है वैल्यू ऑफ y ये वाली एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाला, ये x इक्वल टू 0 पे दिए हुए हैं, ठीक हो गया। लेकिन सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव जो है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये थर्ड डेरिवेटिव है, वो कहाँ पे दिए हुए हैं? वो आपको दिए हुए हैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे। ये देखें, ये और ये 0 पे भी है 1 पे भी, ये बाउंड्री वाली प्रॉब्लम हो गई। तो x इक्वल टू 1 पे भी था 0 पे भी था, बाउंड्री वाली प्रॉब्लम हो गई। तो कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। और इस तरह से अल्लाह करे कोर्स कामयाब हो जाए, दुआ लगातार की जा रही है। और ये आपका लेक्चर 23 भी एंड हो गया। अब मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 24 में।